2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार चली गई थी और यूपीए की सरकार बनने वाली थी। यूपीए की सरकार बन गई थी। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव बन चुके थे और ऐसी स्थिति में जब वो जेल गए थे, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए थे। उसके बाद 2004 में जब 24 लोकसभा सीटें जीत करके वो आए थे, तो लालू यादव के चेहरे पर जो लालिमा थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कॉन्फिडेंस कहिए, क्योंकि अगले साल 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। नीतीश कुमार और जेडीयू उनके सामने एक बड़ी ताकत के तौर पर था। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को जो सफलता मिली थी, उसके बाद रेल मंत्री बनने के बाद, चूंकि उनके निशाने पर जॉर्ज फर्नांडिस सामने थे। जॉर्ज फर्नांडिस से पुरानी अदावत सोनिया गांधी की थी। सोनिया एक तरफ, एक तीर से दो निशाने। एक तो जॉर्ज फर्नांडिस पर निशाना करके वो सोनिया गांधी के करीबी होना चाहते थे, और दूसरा जेडीयू, जो उनके खिलाफ एक बड़ी ताकत थी, उसके बड़े चेहरे को वो उस पर वार करना चाहते थे। उसके पहले कॉफिन घोटाला और तमाम चीजों में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक जॉर्ज फर्नांडिस का संसद में बहिष्कार किया था। इसके अलावा चुनाव के दौरान, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जॉर्ज फर्नांडिस ने सोनिया गांधी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी। तो रेल मंत्री के तौर पर मैं जब शुरू में जब ऐसा होता है, पदभार ग्रहण करने के बाद चैनल के रिपोर्टर्स मंत्रियों का इंटरव्यू करते हैं, उन दिनों में ये प्रचलन था। और हर बड़ा मिनिस्टर जो है लाइव बैठता था, संवाददाता उसका इंटरव्यू करते थे। मैं भी गया था इंटरव्यू करने। और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने जॉर्ज फर्नांडिस पर बहुत सारे आरोप लगाए। इस वक्त 22 साल हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो मसला कौन सा था। उन दिनों परिपाटी ये थी कि कोई आरोप लगा दे, सीधे आप उसको इसी तरह से स्टोरी में नहीं चला सकते हैं, और नहीं एक तरफा। उस समय यह प्रचलन था कि अगर लालू प्रसाद यादव ने जॉर्ज फर्नांडिस पर कोई आरोप लगाया है, तो आप जॉर्ज फर्नांडिस या उनके किसी करीबी से जाइए और उसका रिएक्शन लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस आज एनडीए चुनाव हार गया था। कृष्ण मेनन रोड पर जॉर्ज फर्नांडिस रहते थे, और मैं सीधे रेल मंत्रालय से कृष्ण मेनन रोड जॉर्ज फर्नांडिस के घर गया। उन दिनों वैसे तो वो कहानी आगे बताऊंगा। मैं सीधे जॉर्ज फर्नांडिस के घर पहुंच गया, अकेला। आज तक का वो मंत्री, इतने बड़े नेता, उन्होंने कभी कोई सिक्योरिटी नहीं रखी थी। बाद में दो एक रखी थी, लेकिन उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं था, कोई भी जा सकता था। मैं जॉर्ज फर्नांडिस के पास पहुंचा और उनके जो सहायक हैं उनसे मैंने कहा। उन्होंने जाके बताया कि लालू प्रसाद यादव ने आपके बारे में पदभार ग्रहण करने के बाद, मैं उन दिनों ईटीवी में था, उन्होंने कुछ आपके बारे में बयान दिया है और वो रिएक्शन के लिए आपके पास आए। उन्होंने कहा भेज दो। एक छोटा सा कमरा था, उसमें बहुत सारी किताबें थी। मैंने जाके इंटरव्यू कैमरे पर शुरू किया। उन्होंने पूछा क्या बोला, मैंने कहा ये बोला। और मैंने जब बताया कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए जॉर्ज फर्नांडिस पर, एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस उस समय तो नहीं थे, पहले थे, एनडीए और पूर्व रक्षा मंत्री पर ये आरोप लगाए हैं, आपका जॉर्ज साहब मेरे साथ हैं, जॉर्ज साहब आपका क्या कहना है। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि मुझे आज का तो पता नहीं, लेकिन यही लालू प्रसाद यादव जेपी आंदोलन के समय पटना की सड़कों पर रिक्शे पर बैठकर लाउड स्पीकर पर यह बोला करता था कि भाइयों और बहनों, पटना के गांधी मैदान में प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस पधार रहे। मजदूरों के नेता, मजदूरों के मसीहा जॉर्ज फर्नांडिस, क्रांतिकारी नेता जॉर्ज फर्नांडिस पटना आने वाले। उन दिन 70 के दशक में ये इस तरह का नारा लालू प्रसाद यादव लगाए करते थे, रिक्शे पर लाउड स्पीकर पर बैठ के माइक लेके। आज वो क्या कह रहा है, मैं उस पर क्या बोल सकता हूं। मुझे आज तक वो बात याद है। नमस्कार, आज मैं जॉर्ज फर्नांडिस, देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती जिनका जन्मदिन है, अगर वह आज जिंदा रहते तो 96 वर्ष के होते। जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, या सुने भी हो, और कुछ दिलचस्प किस्से सुनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आने वाली पीढ़ियों को और राजनीतिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को, देश की राजनीतिक शख्सियतों या और भी अपनी अपनी फील्ड में जिन लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है, और उन लोगों के बारे में मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, और मैं बताने की कोशिश करता हूं। पिछले दिनों
मैंने राजीव गांधी पर और केपीएस गिल पर अपने 2 एपिसोड बनाए थे और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें हमने ये राय मांगी थी कि अगर आप इस तरह के दिलचस्प किस्से महत्वपूर्ण लोगों के सुनना चाहते हैं तो आप हमें बताएं। उसकी जो समरी है उसने मुझे प्रेरित किया कि लोग इस तरह के किस्से सुनना चाहते हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही क्रांतिकारी नेता है, लेकिन उनके जीवन के 2 पहलू हैं। उन्होंने राजनीति का जो शुरुआत है वो जिस तरीके से किया, अपने उत्तरार्ध में अंतिम दिनों में वो एक गुमनामी में खो गए। एक तो अल्जाइमर बीमारी भी हो गई और फिर उसके बाद वो जॉर्ज फर्नांडिस जिसका शुरुआती राजनीतिक सफर मैं अभी आपको बताऊंगा, तो मेरा दावा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई एक आदमी इस तरह का। तो बात यह है कि वो मैंगलोर में जन्मे थे 1930 में, आज ही के दिन 3 मई को। शुरुआती दौर में वो चर्च से बहुत प्रभावित थे और उनकी जीवनी लिखने वाले लेखकों ने यह लिखा है कि वो पादरी बनना चाहते थे। शुरुआत में वो चर्च में गए भी, लेकिन वहां का पाखंड देख के उनका मोह भंग हो गया, ऐसा उनका कहना, और उन्होंने पादरी बनने का इरादा त्याग दिया और देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर मुंबई पहुंच गए। मुंबई जाने के बाद वो ट्रेड यूनियन, मजदूर यूनियन की राजनीति करने लगे और वहां पर एक धीरे 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 करते वो बहुत लोकप्रिय हो गए। बीएमसी में वो काउंसिलर, कॉर्पोरेटर जिसको कहते हैं, काउंसिलर का चुनाव भी जीत गए। 1967 1967 वो महत्वपूर्ण बरस है जब जॉर्ज फर्नांडिस राष्ट्रीय फलक पर उनका नाम हो गया। बात यह थी कि साउथ मुंबई में एसके पाटिल बहुत ही कद्दावर कांग्रेस के नेता थे। चुनाव से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां से जॉर्ज फर्नांडिस उनके विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले थे और उनका टिकट डिक्लेयर हो गया था। संवाददाताओं ने एसके पाटिल से पूछा कि साउथ मुंबई लोकसभा सीट से आपके खिलाफ एक कॉर्पोरेटर चुनाव लड़ रहा है। आप सोचिए, कहां कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता कद्दावर और दूसरी तरफ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर। बहुत दम्भ भरे आवाज में एसके पाटिल ने उस संवाददाता के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इवन गॉड कैन नॉट डिफीट मी, यहां तक कि ईश्वर भी मुझे नहीं हरा सकता है। और कौन है ये जॉर्ज फर्नांडिस? अगले दिन अखबारों में यही खबर, यही हेडलाइन निकल गई, इवन गॉड कैन नॉट डिफीट मी सेज एसके पाटिल। उनके उसी बयान के पोस्टर को जॉर्ज फर्नांडिस ने पोस्टर लगाया और साउथ मुंबई में जगह जगह लगा दिया कि ये एसके पाटिल को भगवान नहीं हरा सकता, लेकिन आप हरा सकते हैं। और ये मौका और उनको एहसास कराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एसके पाटिल 42,000 वोटों से साउथ मुंबई से लोकसभा का चुनाव हार गए। 1973 में रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष बने, रेलवे के जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बने। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय तक वो बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे, इतनी बड़ी हस्ती कि भारत के इतिहास में 1862 में एक बार रेलवे की हड़ताल हावड़ा में हुई थी। 1973 में रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष बनने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि पिछले 3 वेतन आयोग में रेल कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का वैसा प्रस्ताव नहीं है जैसे कि दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए है, और रेलवे कर्मचारियों के काम का नियत घंटा 8 होना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने इतना बड़ा पहले तो आंदोलन चलाया और उसके बाद हड़ताल कर दी। 8 मई 1974 को हड़ताल शुरू हुई। 20 दिनों तक यह हड़ताल चली। देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी एक नेता के आह्वान पर पूरे देश की रेलें रुक गई। 100 ट्रेनें कैंसिल हो जा रही थी। सरकार को कोयला पूर्ति बाधित न हो, इसके लिए बहुत यत्न उठाने पड़े। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री, उसी समय इंदिरा गांधी ने पोखरण का परमाणु विस्फोट भी किया था, लेकिन वो खबर इंटरनेशनल तो बनी, देश में नहीं बनी। देश में रेलवे कर्मचारियों का चक्का जाम सबसे बड़ी खबर बनी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे जुल्म किए रेलवे के कर्मचारियों, हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ। 30,000 कर्मचारियों को, रेलवे के कर्मचारियों को जॉर्ज समेत जेल में डाल दिया गया। उन दिनों जॉर्ज लखनऊ रेलवे स्टेशन पर संबोधित करने के लिए गए थे।
उनकी आत्मकथा, उनकी बायोग्राफी जीवनी लिखने वाले लेखक कई हैं, उनके साथ के पत्रकार भी कई हैं। सबका नाम किताबों का मैं कोट अभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की उस वाक्य का जिक्र है कि वो पहली मंजिल पर लखनऊ रेलवे स्टेशन के सोए हुए थे। पुलिस ने उनको जाके जगाया। नीचे पूरे के पूरे कोई आदमी नहीं था, कोई जनता नहीं थी, पूरा प्लेटफॉर्म पुलिस से भरा हुआ था एक जॉर्ज फर्नांडिस को लेने के लिए। और दूसरी तरफ ललित नारायण मिश्रा, जो उस वक्त के रेल मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक चिट्ठी लेके उनकी पत्नी लैला कबीर के पास पहुंचता है कि जॉर्ज फर्नांडिस से बातचीत विफल हो गई है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकारी जहाज से जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार किया गया। इतना बड़े पैमाने पर हुआ। फिर 20 दिनों के बाद वो स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर दी गई, समाप्त कर दी गई। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस इंदिरा गांधी की नजरों में चढ़ गए थे। 25 जून 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई, तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस अपनी पत्नी के साथ उड़ीसा के दौरे पर थे। जैसे ही उन्हें पता चला, वो भूमिगत हो गए। जॉर्ज उन विपक्ष के विरले नेताओं में से जॉर्ज फर्नांडिस है जो कि गिरफ्तार नहीं हुआ। इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना भेष बदल लिया। वो कभी सरदार बनते, कोलकाता, बंबई, दिल्ली, छोटे छोटे शहरों में, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो पूरे साल घूमते रहे, अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 1976 में, जून 1976 के आसपास उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चर्च से, कोलकाता के चर्च से गिरफ्तार किया गया। और जब जिस तरीके से उनके पीछे इंदिरा गांधी पड़ी थी, मोस्ट वांटेड मैन, उस वक्त इमरजेंसी में वो थे। और इसी बीच में उनके ऊपर बड़ौदा डायनामाइट केस लगा दिया गया। सीबीआई को उसकी जांच दे दी गई। आरोप यह लगा कि जॉर्ज फर्नांडिस भूमिगत रहते हुए डायनामाइट की छड़ें जुटा रहे हैं और वो विस्फोट करना चाहते हैं, रेल की पटरियां उड़ा देना चाहते हैं, रेल के पुल उड़ा देना चाहते हैं। चार्जशीट सीबीआई ने पेश भी की। और इसी आरोप, हाँ, मजेदार घटना यह हुई कि जब वो अरेस्ट हुए कोलकाता में, तो पादरी ने अमेरिका, इंग्लैंड के और एक देश और है, मैं भूल रहा हूं, वहां उनके जो उप उच्चायुक्त थे कोलकाता में, उनको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि जॉर्ज फर्नांडिस को इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करा लिया है और वो स्पेशल प्लेन से दिल्ली ले जाए जा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जॉर्ज फर्नांडिस का एनकाउंटर हो जाएगा। इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री उन दिनों मॉस्को के दौरे पर थी। उन्हें तीन राष्ट्र प्रमुख ने, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम भी शामिल है, वो सोशलिस्ट थे। और जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरी दुनिया में सोशलिस्ट लीडर के तौर पर अपना नाम बना लिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन करके कहा कि अगर जॉर्ज का एनकाउंटर होगा, अगर हत्या हुई तो ठीक नहीं होगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, आपको मालूम है, सब प्रधानमंत्री रहते हैं, इंदिरा गांधी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहती थी। और पता नहीं एनकाउंटर का फैसला था कि नहीं था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दर्ज है किताबों में। और फिर उनको ले आके तिहाड़ जेल में डाला गया। आपको याद होगा, जंजीरों में बंधे जॉर्ज फर्नांडिस का अदालत में पेश होते वक्त इस तरह मुट्ठी बांधे और पूरे शरीर को लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया है। और जॉर्ज फर्नांडिस इस तरह से मुट्ठी बांधे, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र में सशक्त सत्ता के खिलाफ विपक्ष की या विरोध की सबसे सशक्त तस्वीर है। आने वाले दिन, जब तक धरती रहेगी, तब तक सत्ता, निरंकुश सत्ताधारी के खिलाफ एक जन नेता के ऐसी मजबूत छवि वाली, विद्रोही छवि वाली कोई दूसरी तस्वीर भारत के इतिहास में नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस को लोहे की जंजीरों में जकड़ करके लाया गया। उनके ऊपर आरोप, मैंने बताया, बड़ौदा डायनामाइट केस का लगा। उनके साथ और भी अभियुक्त थे, उसमें एक महिला भी थी जो उनकी अच्छी दोस्त थी, एक्ट्रेस थी। उनको इतना सताया गया कि जेल से निकलने के बाद वो 5 दिनों के बाद मर गई। जेल में रहते हुए ही 1977 का लोकसभा चुनाव हुआ।
जेल में रह के ही जॉर्ज फर्नांडिस ने, गजब के आदमी जॉर्ज फर्नांडिस, कहां मैंगलोर में पैदा हुआ, कहां मुंबई उसकी कर्म भूमि, कहां पूरे देश में उसने समाजवादी नेता के तौर पर अपना एक मुकाम बना, और 77 के चुनाव में बिहार के मुजफ्फरपुर से पर्चा दाखिल कर दिया जेल में रहते हुए। प्रचार करने का कोई साधन नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके साथियों ने तिहाड़ जेल के जो कैदी वैदी थे या जो जेल कर्मी थे उनको पटाया था कि जरा रेडियो ले आना, ट्रांजिस्टर, जिस दिन चुनाव के परिणाम आने लगेंगे। उस दिन चुनाव के परिणाम में 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने रिकाउंटिंग के कुछ बात आई थी, अब ये लोग उसी में खुश हो गए थे। बहरहाल वहां से बड़ी मार्जिन से, क्योंकि जूता पॉलिश कर करके बिहार के मुजफ्फरपुर के युवाओं ने जूता पॉलिश करके चंदा मांगा और जॉर्ज फर्नांडिस के लिए चुनाव लड़ा। जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा में पहुंच गए। आप जानते हैं समाजवादी आदमी लोकसभा में पहुंचने के बाद जब वो उद्योग मंत्री बने, फटाका उन्होंने कोका कोला से कहा कि पहले या तो तुम फार्मूला बताओ और नहीं तो अपना स्टेक कम करो और इंडियन कंपनी को इस स्टेक में शामिल करो। कोका कोला कंपनी ने कहा कि इस बात पर हम सहमत हैं। आईबीएम और कोका कोला दो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिस पर चाबुक चला दिया जॉर्ज फर्नांडिस कि तुम अपना फॉर्मूला बताओ। इस देश में कितने गांव में गरीबों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और कोका कोला तुमने गांव गांव पहुंचा दिया, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ। कोका कोला ने कहा हम इंडियन कंपनीज का स्टेक अपना स्टेक कम करके इंडियन कंपनीज को स्टेक तो दे देंगे, हिस्सेदारी दे देंगे, लेकिन कोका कोला का फॉर्मूला नहीं बताएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा चलो यहां से पैकअप करो, और कोका कोला ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। आपको मालूम है कि उसके बाद एक घरेलू ब्रांड थम्स अप उसके मुकाबले में आया, लेकिन फिर 1993-94 में कोका कोला वापस आ गया। एक दिन किसी दिन ये सॉफ्ट ड्रिंक की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है, उसके भी किस्से सुनाऊंगा। लेकिन आईबीएम कुछ दिनों के बाद आ गया, लेकिन आईबीएम और कोका कोला को जॉर्ज फर्नांडिस ने देश से ही भगा दिया। जो 50-52 साल 53-55 साल के लोग होंगे या उससे ऊपर, उन्हें याद होगा कि पहले कोका कोला मिलता था और फिर एकाएक से 77-78 के बाद बंद हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस मोरारजी सरकार में थे, पहले तो वो मोरारजी के साथ थे, बाद में मोरारजी का जब, अब इंटरेस्टिंग बात यह है जनसंघ का जो जनता पार्टी में विलय हो रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस ने उसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि जनसंघ को और आरएसएस को वो सांप्रदायिक मानते थे। हालांकि उनके विरोध के, हालांकि अपने बाद के वर्षों में वही जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए और रक्षा मंत्री बने। पोखरण, इसके बाद अटल जी की सरकार में जो परमाणु विस्फोट हुआ, रक्षा मंत्री उस समय जॉर्ज फर्नांडिस ही थे। तो उन्होंने राजनीति जो उधर की, और फिर बाद में नीतीश कुमार से मतभेद हुआ। 2009 का लोकसभा चुनाव लड़े, हारे, 22,000 वोट मिले थे। बाद में नीतीश कुमार ने 1 साल के लिए उनको राज्यसभा भी भेज दिया था, एक तरह से गुरु दक्षिणा के तौर पर। लेकिन बात यह है कि मैं बात यह कह रहा था कि वो चरण सिंह का साथ दे गए, उससे उनकी किरकिरी भी हुई और चरण सिंह ने अपने मंत्रालय में भी उनको नहीं रखा था। इसके बाद बिहार की राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़ा नाम थे, उनकी एक बड़ी इज्जत थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब सरकार में आ गए तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार को किनारे लगाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार इस चीज को भांप गए थे और 1994 में बिहार में जनता दल का स्प्लिट हुआ। अब सोच लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस का उस समय क्या कद था कि स्प्लिट हुआ, 14 एमपी जनता दल के टूटे 1994 में। तो उस पार्टी का नाम रखा गया जनता दल फर्नांडिस। बाद में वो समता पार्टी बना, फिर बीजेपी के साथ समझौता हुआ और धीरे धीरे इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव को 2005 में सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन उससे पहले राजग की सरकार में महत्वपूर्ण धड़े के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के घटक दल बने। जॉर्ज फर्नांडिस की कुछ खास बातें थी जो आपको जानना जरूरी हो। उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चला, उसके अलग पहलू है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस आजीवन कांग्रेस के विरोधी थे। 1999 में अटल जी की सरकार जब एक वोट से घिर गई थी और उसके बाद सोनिया गांधी ने जाकर के राष्ट्रपति नारायणन को यह कह दिया कि उनके पास 272 सांसदों का समर्थन है,
तो एनडीए और खास करके लाल कृष्ण आडवाणी, अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस बड़ा हैरत में पड़ गए कि ये इतना कहां से, किसका बजट है। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक चाल चली। जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी नहीं कहते थे, वो लाल जी कहते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने फोन किया कि लाल जी, आपके लिए एक बड़ी खबर है, सोनिया गांधी को समर्थन नहीं मिल पाएगा, वो प्रधानमंत्री नहीं मिल पाएगी, उनके खेमे का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। आडवाणी जी ने कहा, कौन? इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देखिए, आप अपनी सरकारी गाड़ी से नहीं आएंगे, जया जेटली आपको गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जाएंगी, लेकर के आएंगे और सुजान सिंह पार्क के उनके घर पे हम लोग मिलेंगे, और मैं एक दूसरी गाड़ी से जया के घर लेकर उस शख्स को पहुंच रहा हूं। आडवाणी जी को कहीं कुछ पता नहीं था। जब वो जया जेटली के सुजान सिंह पार्क में पहुंचे तो उनके साथ मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस की मुलायम सिंह यादव बहुत इज्जत करते थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के होने की वजह से। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मुलायम सिंह को बैठे देख के लाल कृष्ण आडवाणी को सारा खेल समझ में आ गया। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि मुलायम सिंह ने मुझे वायदा किया है कि ये कल या परसों राष्ट्रपति को जाके ये कह देंगे कि ये सोनिया गांधी और कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि ये मेरी शर्त है, मैं समर्थन नहीं दूंगा और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा, लेकिन आप भी दोबारा सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगे, ये वायदा कीजिए। हम चाहते हैं कि हम मध्यावधि चुनाव में जाएं। कुछ लोग एनडीए में चाहते थे कि एक बार फिर कोशिश की जाए, लेकिन अटल जी और आडवाणी जी ये चाहते थे कि नहीं, दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। आडवाणी जी ने मुलायम सिंह यादव को वही भरोसा दिया कि हम चुनाव में जाएंगे, और उसके बाद चुनाव में जाने का फैसला हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपनों को 1999 में वही क्रश कर दिया। बहरहाल, रक्षा मंत्री बनने के बाद प्रोटोकॉल होता है, बहुत जगह जाना होता है। लालू यादव हमेशा कहते थे कि जॉर्ज फर्नांडिस क्या है, कपड़े, उनको कलफ किए कपड़े उन्होंने जिंदगी में नहीं पहने। तो लालू यादव अपने विरोधियों पर मजाकिया अंदाज में हमले करते हैं, तो वो कहते थे कि ये आयरन कराते हैं, बाद में उसको मसल देते हैं, फिर वो पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जॉर्ज फर्नांडिस अपने कपड़े भी धुलते थे, और उसके बाद वो कलफ किए कपड़े पहनने की उनकी आदत नहीं थी। हमेशा शुरुआती दौर से ही वो कलफ किए कपड़े नहीं पहनते, तो उनका लूज कपड़ा रहता था। और एक मजेदार घटना, कृष्णबिनन रोड पर उनके घर के सामने तत्कालीन उस समय के गृह मंत्री शंकरराव चौहान रहते थे। जब भी पार्लियामेंट जाने के लिए, आपको गृह मंत्री की सिक्योरिटी का पता है, जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी ताजिंदगी कोई सिक्योरिटी नहीं ली। तो उनका घर का गेट हमेशा, सामने वाला घर तक गृह मंत्री जब निकलते थे तो उनका गेट बंद करने को कह देते थे उनके सिक्योरिटी वाले। और एक दिन जॉर्ज फर्नांडिस को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अगर उनके पार्लियामेंट जाते वक्त मेरा गेट बंद होगा तो उनके इतना जरूरी ही है कि मैं भी पार्लियामेंट जाऊं। उन्होंने उसी दिन मंगवाया और अपने सरकारी घर का गेट ही निकलवा दिया। इतना बड़ा नेता बिना गेट के घर में रहता था कृष्णमेनन रोड पर। आपको मालूम है, रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कोई गाड़ी भी नहीं ली। अक्सरहा वो पार्लियामेंट कृष्णमेनन रोड से पैदल अकेले एक बैग डाल करके जाते थे और आते थे। उन्होंने कभी कोई सिक्योरिटी नहीं ली। जब संसद पर हमला हुआ 2001 में, तब उसके बाद आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप देश के गृह मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, आप पर हमला देश के रक्षा मंत्री पर हमला है, ये जॉर्ज फर्नांडिस पर हमला नहीं। और इसलिए बाद में उन्होंने एक दो सिक्योरिटी ले ली, लेकिन बाद में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, पहले तो उनको अल्जाइमर हुआ, फिर उनको राजनीतिक बियाबान में चले गए। नीतीश कुमार ने उनको जैसे सबको किनारे लगाया, उनको भी किनारे लगाया। 2009 में वो चुनाव लड़े, मैंने जैसा बताया, और उसके बाद 1 साल के लिए वो राज्यसभा गए, और बाद में तो वो बिस्तर पर ही पड़े रहे, उनको कुछ याद नहीं रहता था। और 88 बरस की उम्र में आज के 8 साल पहले उनका निधन हो गया। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर और इंदिरा गांधी जैसी सशक्त सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले, देश की पहली, आजाद भारत की पहली रेल हड़ताल कराने वाले, और
जंजीरों में बांध कर अदालत में पेश किए जाने वाले, हालांकि मोरारजी की सरकार आई तो सारे मुकदमे उनसे वापस हो गए, जंजीरों में देश की अदालत में पेश किए जाने वाले शायद पहले और आखिरी नेता थे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और इस तरह के किस्से सुनने में आपकी दिलचस्पी हो तो मैं और भी इस तरह की शख्सियतों के बारे में कहानियां लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।